आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जो है नरेशन मतलब कथन। तो बच्चों आज हम लोग नरेशन को देखेंगे, मतलब आज से मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ नरेशन, मतलब जिसको हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो समय बीत जाता है वापस नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए नरेशन में होता है कथन। बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा और ध्यान रखिएगा। नरेशन में होता है कथन। तो बच्चों टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग नोट्स बनाइए ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम न हो। तो चलिए नरेशन में क्या होता है कथन। तो देखिए नरेशन को दो भाग में बांटा गया है। नरेशन को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हम डायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच को हम प्रत्यक्ष बोलते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग अप्रत्यक्ष के नाम से जानते हैं। तो चलिए पहले देखेंगे डायरेक्ट नरेशन होता क्या है। जब वक्ता के कहे हुए शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों कह देते हैं तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है जैसे कि कोई भी वक्ता, कोई भी व्यक्ति किसी बात को कहता है और वही बात आप जाकर के दूसरे व्यक्ति से बिना किसी परिवर्तन के बोल देते हैं तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे राम सेड यू आर मैड, जैसे कि राम ने कहा कि तुम पागल हो। जैसे उदाहरण हम कह सकते हैं कि माँ ने कहा कि जाओ अपने भाई से कह दो कि तुम्हें मम्मी ने बुलाया है। तो आप गए, अब वो उससे बोले कि चलो मम्मी ने बुलाया है। तो देखिए इसमें आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन आप बोलते हैं कि चलो मम्मी ने बुलाया है, नहीं तो मम्मी तुम्हें पीटेगी। देखिए इसमें तुम्हें पीटेगी का, इसमें क्या हमने कुछ वाक्य जोड़ दिया, तो ये आपका डायरेक्ट नरेशन नहीं रह गया। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है जो कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देते हैं तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए बच्चों फिर से एक बार हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन को। जब वक्ता के कहे हुए शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों कह देते हैं तो उसे डायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं। जैसे राम सेड यू आर मैड, जैसे मैंने आपको समझा दिया। अगला है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में देखिए क्या है, जब वक्ता यानी कि स्पीकर के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में कहते हैं या फिर थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन कर देते हैं, कुछ शब्द उसमें जोड़ देते हैं, तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं। जैसे राम सेड दैट यू आर मैड, देखिए इसमें दैट आ गया है। जैसे हम एग्जांपल के लिए बताते हैं कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक हम गांव का एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे कि कहा जाए कि जैसे आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ अपने भाई को बुला करके लेकर आओ, तो आप गए अपने भाई से बोले कि चलो तुम्हें मम्मी ने बुलाया है। तो देखिए ये है आपका डायरेक्ट नरेशन। अब वहां पे जाके बोले कि चलो मम्मी ने तुम्हें बुलाया है, नहीं तो मम्मी तुम्हें पीटेगी। तो देखिए नहीं तो मम्मी तुम्हें पीटेगी, ये वाक्य आपने खुद से जोड़ा। मम्मी तो नहीं बोली थी, मम्मी ने तो नहीं बोला था, तो ये वाक्य जब आपने खुद से जोड़ दिया तो ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, अब देखिए हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यही दोनों पढ़ना है। तो पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन, क्योंकि आप डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो जब इनडायरेक्ट में चेंज हो ही गया तो उसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो पहले डायरेक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह जानना बहुत जरूरी है, तभी डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट, हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट के कौन कौन से भाग हैं। तो देखिए यह दो प्रकार का होता है। डायरेक्ट जो आपका नरेशन होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है रिपोर्टिंग स्पीच कहिए या तो रिपोर्टिंग वर्ब कहिए, चाहे आप बोले रिपोर्टिंग स्पीच या कहिए रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब। देखिए थोड़ा सा अंतर है, इसमें आईएनजी है, इसमें ईडी है। या तो आप देखिए पहला रिपोर्टिंग स्पीच कह सकते हैं या तो फिर कहिए रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच कहिए तो रिपोर्टेड वर्ब। दोनों का एक ही मतलब है, दो प्रकार का होता है। चलिए ये होता क्या इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए हमने एग्जांपल देकर के समझाया है कि राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में आई एम कमिंग। राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में आई एम कमिंग। तो देखिए राम सेड टू मी जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है, जो देख रहे हैं एक इन्वर्टेड कामा के बाहर है, ई इन्वर्टेड कामा के अंदर है।
तो जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का वाक्य होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब कहिए या तो रिपोर्टिंग स्पीच कहिए। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य होता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य होता है आप उसे बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये भी आपका हो गया। तो इसमें रिपोर्टेड वर्ब तो आपका सिंगल होता है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपका दो प्रकार का होता है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब या पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, चलिए देखते हैं इसके बारे में। यह भी दो प्रकार का होता है। पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब ये भी आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। पहला होता है सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं कर्ता, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कर्म। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में आई वाज गोइंग, जैसा कि हमने बता दिया कि जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है रिपोर्टिंग होता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड होता है। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर जो होता है वो रिपोर्टिंग होता है। तो रिपोर्टिंग में जो बोलता है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, कौन बोल रहा है? राम बोल रहा है। और कौन सुन रहा है? मी सुन रहा है। तो जो बोलने का काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, जो बोलने का काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो सुनता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए एक बार, जो बोलता है वो सब्जेक्ट होता है और जो सुनता है होता है ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट का आना अनिवार्य है, सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, ऑब्जेक्ट आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन सब्जेक्ट का आना अनिवार्य है, ये आपका कंपलसरी है, मतलब ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये आना ये जरूर आना चाहिए। अगर सब्जेक्ट नहीं आएगा तो आपका डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। चेंज ऑफ पर्सन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन कैसे होता है, क्योंकि पूरा डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पूरा इसी के ऊपर आधारित है। दो तीन टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के ऊपर आधारित है। चलिए देखते हैं। जैसे चेंज ऑफ पर्सन में देखिए जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो पर्सन होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसी के आधार पर हमने यहाँ पे इसको बांटा है। देखिए सन 123 चेंज ऑफ पर्सन में हमने एक फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि सन 123 SON अपान 123 मतलब 1 2 3। तो देखिए ये जो फर्स्ट है ये सब्जेक्ट के सामने है, और ये जो सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन क्या है मतलब एन है। तो ये जो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। और सब एस जो सन है तो एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट और एन मतलब नो चेंज। फिर से देखिए बच्चों, अब देखिए सन 123 का मतलब क्या होता है कि जो 1 2 3 है, ये 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, और सेकेंड का मतलब क्या है सेकेंड पर्सन, और थर्ड का मतलब क्या है थर्ड पर्सन। तो पहले देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है। जैसा हमने बताया कि पर्सन जो है आपका तीन प्रकार में बटा हुआ है, तीन भागों में बटा हुआ है। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें आई और वी आता है। एकदम अच्छी तरह से इसको लर्न कर लीजिए बच्चों, एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम जोश के साथ इसे एकदम याद कर लीजिए कि जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन में केवल यू होता है। क्या होता है? केवल यू। सेकेंड पर्सन में केवल यू होता है, और थर्ड पर्सन में होता है ही सी इट दे नेम etc। ठीक है बच्चों, तो यानी कि आपको याद करना है केवल तीन, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू। इन सब इसके बाद जितने भी आपको कर्ता मिलेंगे, सारे कर्ता सारा सब्जेक्ट किसमें रहेगा? थर्ड पर्सन। यानी कि आपको केवल तीन याद करना है, कि ये याद करना है कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन में यू होता है, बाकी जितने बचेंगे सब कहाँ पे जाएंगे? थर्ड पर्सन में। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं ये चेंज कैसे होता है। तो देखिए जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और जो सेकेंड पर्सन यू होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और जो थर्ड पर्सन होता है, जो थर्ड पर्सन ही सी इट है, दे है, नेम है, एक्सेट्रा,
ये जो है ये किसके अनुसार चेंज होता है, मतलब ये चेंज होता ही नहीं, ये नो चेंज है बच्चों। ये क्या है, नो चेंज। हमने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको यहाँ बताया था कि पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने आपको बताया था कि ये दो प्रकार का होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी जो बोलता है, राम सेड टू मी आई वाज गोइंग, कौन बोल रहा है, राम बोल रहा है, तो राम बोल रहा है तो सब्जेक्ट है, और मी सुन रहा है तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसी को आधार मानते हुए हमने आपको ये बताया कि देखिए जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो फर्स्ट पर्सन यानी जो आई और वी है, ये किसके अनुसार चेंज होता है, ये चेंज ऑफ पर्सन है, चेंज ऑफ प्रोनाउन है ये। तो देखिए जो फर्स्ट पर्सन आई और वी है ये चेंज होगा आपका सब्जेक्ट के अनुसार, और जो सेकंड पर्सन है, जो सेकंड पर्सन यू है, वो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जो थर्ड पर्सन ही सी इट दे और नेम है, किसके अनुसार चेंज होगा, यानी ये चेंज होगा ही नहीं, ये क्या है, नो चेंज, यानी ये जहां पर आएगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप एकदम अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन, आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब कि सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। उसी में एक पर्सनल प्रोनाउन होता है। जो प्रोनाउन होते हैं 10 प्रकार के होते हैं, 8 से 10 प्रकार के होते हैं। तो उसमें देखिए पर्सनल प्रोनाउन एक होता है पहला ही, उसी का जो है कि नरेशन में कुछ यूज है, कुछ प्रयोग है, उसी को मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउंस जिसमें 3 पर्सन होता है, कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन, जो कि मैंने आपको पीछे बता ही दिया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में बाकी जितने भी बच गए। याद रखिएगा केवल 3 ही आपको याद रखना है, केवल 3 ही आपको याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, सेकंड पर्सन में यू है, बाकी जितने बचे सब क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन में। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन आई का देखिए 3 भाग होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। जितने भी प्रोनाउन है, जितने भी संज्ञा है, जितने भी प्रोनाउन है, सभी प्रोनाउन आपका 3 भाग में बटा होता है। तो देखिए नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। तो देखिए नॉमिनेटिव केस यानी कि आई है तो आई, नॉमिनेटिव केस आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, क्या होगा, मी, और आई का ही पॉजिटिव केस क्या होगा, माई और माइन। ये स्वतंत्र होता है, ये स्वतंत्र नहीं होता, ये अकेले आ सकता है, लेकिन ये जब भी आएगा किसी न किसी नाउन के साथ आता है। आप याद रखिएगा ये स्वतंत्र होता है। ठीक है। अब देखिए वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, और वी का पॉजिटिव केस क्या होता है, अवर और अवर्स, जिसमें ये क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। ये आपका क्या है, स्वतंत्र, ये स्वतंत्र होता है। ठीक है, जो लास्ट वाला है वो स्वतंत्र होता है। अब देखिए सेकंड पर्सन यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, यू ही रहता है। इसका जो पॉजिटिव केस है इससे परिवर्तन होता है, यू का पॉजिटिव केस योर होगा, और चौथा क्या होगा, योर्स। ये भी क्या रहता है, स्वतंत्र होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। अब देखिए थर्ड पर्सन देखिए क्या है, ही का क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, हिम, हिज और हिज। हाँ देखिए बच्चों ये दोनों सेम होता है, पॉजिटिव केस में ये दोनों क्या होता है, सेम। तीसरा और चौथा क्या होता है, दोनों का सेम होता है, हिज और हिज। अब देखिए सी का देखिए ऑब्जेक्टिव केस हर है, और इसका पॉजिटिव केस हर है, ये दोनों मिलता है, हर है, और चौथा क्या है, हर्ष, जो ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है। दे, देम, देयर, देयर्स। देखिए ये भी देयर और ये देयर्स, यानी ये स्वतंत्र होता है। ठीक है। इट, इट्स, इट्स। अब देखिए इट का ऑब्जेक्टिव केस इट और पॉजिटिव केस इट्स और इट्स। अब देखिए नेम हो और लड़की का नेम हो, अगर नेम है लड़की का नेम है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हम हर मानेंगे, और पॉजिटिव केस हर, और स्वतंत्र वाला क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। अगर नेम है लड़का है यानी कि बॉय है, तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, और पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हिज, और तो इसका चौथा भी क्या हो जाएगा, हिज, जो कि ये क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था आप लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन। आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबका ये जो मैंने आपको बताया है ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको लर्न करना है एकदम सीधे। इससे जैसे कि अब देखिए नरेशन में इसका बहुत यूज है, जैसे सी का हर है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर है,
पॉजिटिव केस हर है, मतलब चौथा का क्या है जो सोता तो वो हर्ष है। अगर मान लीजिए सी, अगर मान लीजिए आपको चेंज करना है, जैसे कि वी के मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे अस आ गया, अस को आपको चेंज करना है, अस को क्या करना है, चेंज करना है। अगर अस के स्थान पर मान लेते हैं कि सब्जेक्ट आया है दे, तो अस के स्थान पे हमको दे अगर रिप्लेस करना है तो कैसे करेंगे, तो दे के स्थान क्या आएगा, देम। अगर अवर है, अवर को दे के अनुसार रिप्लेस करना है, चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। यानी कि जो मतलब जो केस रहेगा, नॉमिनेटिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है कि पॉजिटिव केस है, जो रहेगा उसी के स्थान पर उसी को रिप्लेस करना है, उसी को चेंज करना है। अब ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये क्या रहेगा, पूरा लर्न रहेगा, याद रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको लर्न करिएगा। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। कल से हम लोग देखेंगे, देखिए आपको पढ़ना क्या है नरेशन में, प्रेजेंट टेंस भी पढ़ना है, पास्ट टेंस भी पढ़ना है और फ्यूचर टेंस भी पढ़ना है। तो कल से यानी कि अगले दिन से मैं आप लोगों को पहले प्रेजेंट और फ्यूचर का पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट और फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस आपको स्टार्ट करूंगा। ये इन दोनों का मैं साथ में इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि जो प्रेजेंट और जो फ्यूचर है ये दोनों का नियम क्या है, सेम है, लगभग एक जैसा है, इसलिए इन दोनों को साथ में पढ़ लेंगे। अब पास्ट टेंस को हम बाद में पढ़ेंगे। तो कल से आपका ये टॉपिक शुरू होगा। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। तो बच्चों कल हम नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।